आज का टॉपिक है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। मैंने पहले क्लासिफिकेशन में इनके नेम्स मेंशन किए थे और एक निमोनिक भी बताया था, फर्क क्यूसी। यहाँ आप फर्क सी कर दें तो इनका जो फुल फॉर्म है वो है फॉसिनोप्रिल, यहाँ पे है इनालोप्रिल, रेमिप्रिल, एल से है लाइसिनोप्रिल, क्यूनाप्रिल एंड दी कैप्टोप्रिल। अगर आपको इजी लगे तो आप ये निमोनिक यूज़ करके याद करें या वैसे ही। तो मैं आपको एक मैकेनिज्म बताऊं, ये है एंजियोटेंसिनोजन एंजाइम। एंजियोटेंसिनोजन एंजाइम ब्लड में प्रेजेंट है, यहाँ पे किडनी से दीज आर रेनिन। तो एंजियोटेंसिन 1 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू एंजियोटेंसिन 2 इसकी हेल्प से। अब इस स्टेप को ब्लॉक करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन 1 जो है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं हो पाता। इसका मतलब कि जो एंजियोटेंसिन 2 है उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, यानी वो उसकी प्रोडक्शन होती ही नहीं है, तो वो रिड्यूस हो जाता है। अब इसके जो इफ़ेक्ट होंगे, यानी इसकी रिडक्शन की वजह से जो इफ़ेक्ट होंगे वो क्या क्या होंगे, तो वो हो सकते हैं रिड्यूस्ड आउटपुट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा जो होगा, अब हमें तो पता है कि जो एंजियोटेंसिन 2 है ये एक स्ट्रॉन्ग वेजो कंस्ट्रक्टर है, तो अगर इसकी जो कंसंट्रेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी तो वेजो डायलेशन हो जाती है वेस्क्यूलर स्मूथ मसल्स की, एक ये इफेक्ट होगा। दूसरा कि जो रिटेंशन है सोडियम और वाटर की, वो रिटेंशन रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि इसका बेस काज ये होता है कि अगर एंजियोटेंसिन 2 जो है वो कम हो गया तो अल्डोस्टेरोन की सीक्रेशन भी नहीं होगी, और अगर अल्डोस्टेरोन की सीक्रेशन नहीं होगी तो सोडियम और वाटर की रिटेंशन भी नहीं होगी। इसके बाद जो एंजियोटेंसिन 2 है, अगर इसकी कम होगी प्रोडक्शन तो जो ब्रेकडाउन होती है ब्रेडिकाइनिन की जो ब्रेकडाउन है वो कम हो जाएगी और इसकी लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी ब्रेडिकाइनिन के मेटाबॉलिज्म पे भी इफेक्ट आता है। अब इन सब एक्शंस की वजह से, ये हम पढ़ रहे थे एक्शंस ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। अब ये जो पूरे इफेक्ट आए, इन सब की वजह से क्या हो जाएगा कि प्री लोड और आफ्टर लोड, प्री लोड को हम वेनस टोन भी कहते हैं और आफ्टर लोड को वेस्कुलर रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ये क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। और जैसे ही ये रिड्यूस हो जाएंगे तो हार्ट के अंदर कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये है एक्शन ऑफ ACE इनहिबिटर्स। अब एक्शन के बाद आ जाते हैं थेरापेटिक यूजेस पे। Now coming on to the therapeutic uses of ACE inhibitors. इसका मतलब है कि ये किसकी ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। एक तो ये यूज होते हैं विद इन द लेफ्ट वेंट्रिक्यूलर फेल्यूर। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर का मतलब है कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल सफिशिएंट ब्लड है वो पंप नहीं कर पा रही, तो इसकी जितनी भी स्टेजेस होती हैं उनके लिए हम इंडिकेट करते हैं ACE इनहिबिटर्स को। और एक पेशेंट है जिस पेशेंट को रिसेंटली मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है और वो पेशेंट हाइपरटेंसिव भी है,
तो उस पेशेंट के लिए भी हम ऐसी इनहिबिटर देते हैं, यानी उसको रिसेंटली हार्ट अटैक हुआ और वो हाइपरटेंशन का पेशेंट भी है, तो उसमें भी ये यूज़ होता है। और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये यूज़ होता है इन द मैनेजमेंट ऑफ द हार्ट फेल्यूर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, यानी सिस्टोलिक हार्ट फेल्यूर की मैनेजमेंट में भी ये यूज़ होता है ऐसी इनहिबिटर। थेरेपेटिक यूजेस के बाद आ जाते हैं इसकी फार्माकोकाइनेटिक पे। यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक ऑफ ऐसी इनहिबिटर। फार्माकोकाइनेटिक में ये है कि ये बेस्ट एब्जॉर्बेबल होते हैं ओरली, और इनकी रीनल एलिमिनेशन होती है। बेस्ट एब्जॉर्बेबल है ओरली और इनकी रीनल एलिमिनेशन होती है। उसके बाद जो कैप्टोप्रिल है, हमेशा कैप्टोप्रिल को एम्प्टी स्टमक में लेना चाहिए, क्योंकि जो फूड है वो इस कैप्टोप्रिल की एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। इसकी वजह से हम इसको तब लेंगे, यानी खाली पेट लेते हैं इसको, कैप्टोप्रिल को। और एक डिफरेंस ये है कि जो एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड एनालोप्रिल, एक्सेप्ट इन दोनों के जो दूसरी जो भी ड्रग्स हमने पढ़ी हैं ऐसी इनहिबिटर्स के अंदर, वो क्या है, वो प्रोड्रग है। प्रोड्रग का मतलब होता है कि ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होती हैं, तो जो हेपेटिक एंजाइम्स है वो इनकी हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, यानी इनको एक्टिवेशन की नीड है, ये एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होंगी। मगर कैप्टोप्रिल और एनालोप्रिल ये पहले से ही उस फॉर्म में होती हैं। एक तो ये आ गया फार्माकोकाइनेटिक के अंदर। और दूसरा ये कि जो इनकी हाफ लाइफ होती है वो होती है 2 to 12 आवर्स इनकी हाफ लाइफ होती है। इसके बाद जो मेन इम्पोर्टेंट इनका होता है वो ये है एडवर्स इफेक्ट्स। अब आ जाते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ ऐसी इनहिबिटर्स। एडवर्स इफेक्ट्स में पहले है पोस्ट्यूरल हाइपोटेंशन। अब पोस्ट्यूरल हाइपोटेंशन को ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये तब होता है अपॉन स्टैंडिंग, यानी बहुत ज़्यादा देर कोई बंदा खड़ा रहा और उसका ब्लड प्रेशर जो है वो ड्रॉप हो गया, तो इसको कहते हैं पोस्ट्यूरल हाइपोटेंशन। मोस्ट ऑफन ये तब होता है जब हम ऐसी इनहिबिटर्स को डाययूरेटिक्स के साथ लेते हैं। एक ये हो गया। दूसरा के रीनल इनसफिशिएंसी हो जाती है। अब इसका काज क्या है, क्यों होती है रीनल इनसफिशिएंसी? जैसे कि किडनी जो है सही फंक्शन नहीं कर रही, अल्डोस्टेरोन उसकी सीक्रेशन रिड्यूस हो गई, तो सोडियम की रिटेंशन भी नहीं हो रही। जब सोडियम की रिटेंशन नहीं हो रही तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं वो सही रिटेन नहीं कर पाती। इसके बाद रीनल इनसफिशिएंसी के बाद हाइपर कैलेमिया क्यों होती है? वही रीज़न है कि जब अल्डोस्टेरोन कम हो जाता है और सोडियम की रिटेंशन नहीं होती डिस्टल नेफ्रॉन के अंदर, तो जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम का अपटेक कर रहे होते हैं, और जिसकी वजह से पोटेशियम बढ़ जाता है और हाइपर कैलेमिया हो जाती है। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट दो होते हैं, वो एक होती है ड्राई कफ और एक है एंजियोएडिमा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट होते हैं ऐसी इनहिबिटर्स के। अच्छा, ड्राई कफ क्यों होती है? जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो ऐसी इनहिबिटर्स होते हैं वो ब्रेकडाउन ऑफ द ब्रेडिकाइनिन रिड्यूस करते हैं, यानी अगर उसकी ब्रेकडाउन नहीं होगी तो उसकी लेवल क्या होगी, बढ़ जाएगी। इनकी डिग्रेडेशन नहीं होगी तो ये अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। तो क्या हो जाता है, जब इनकी लेवल बढ़ जाती है तो ये अक्यूमुलेट हो जाते हैं विद इन द लोअर एंड द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जैसे ही ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर अक्यूमुलेट हो जाते हैं तो ड्राई कफ हो जाती है। और एंजियोएडिमा का मतलब है कि सॉइलिंग हो जाती है अंडर द स्किन, अंडर द म्यूकस मेम्ब्रेन। वो सॉइलिंग फेस पे भी हो सकती है या किसी और जगह पे।
तो ये थे एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द एसी इनहिबिटर। दूसरा ये भी है मेंशन कि ये क्या होते हैं, ये टेट्राटोजेनिक होते हैं एसी इनहिबिटर। टेट्राटोजेनिक वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि फिजिकल या फिर फंक्शनल डिफेक्ट काज करें एम्ब्रियो के अंदर। इसकी वजह से एग्जामिनर आपसे पूछता है कि जो एसी इनहिबिटर हैं वो किस कंडीशन में कंट्रा इंडिकेटेड है, यानी इनको हम किस कंडीशन में नहीं दे सकते। तो आपका आंसर होना चाहिए प्रेगनेंसी, क्योंकि अगर हमने इसको एक प्रेग्नेंट वुमेन को दे दिया तो वो एम्ब्रियो के अंदर फिजिकल या फंक्शनल डिफेक्ट काज कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट एसी इनहिबिटर्स।